जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सुबह क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ये चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो इसके लेखक है मैक्स मूलर। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के जो लेखक है मैक्स मूलर, उसका परिचय जान लेते हैं। तो लेखक का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को जर्मनी के डेसाऊ नगर में हुआ था इनका जन्म। और मृत्यु का अगर बात करें तो इनका मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 में हो गया था। ये जर्मनी के होकर भी संस्कृत और भारत के महान प्रेमी थे, यानी भारत की संस्कृति से ये बहुत प्रेम करते थे जर्मनी के होने के बावजूद। इन्होंने हितोपदेश और मेघदूत का जो है जर्मनी भाषा में भी अनुवाद यानी ट्रांसलेट किया था। स्वामी विवेकानंद जो है इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। यह पाठ जो है भारतीय सिविल सेवा के नए अधिकारियों को दिया गया भाषण है। और ये भाषण किसने दिया है? तो मैक्स मूलर ने दिया है। मैक्स मूलर अपने जो भाषण में है भारत की संस्कृति, उनकी सुंदरता के बारे में कहते हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? वह है भारत। वो अपने भाषण में कहते हैं यदि दुनिया में कहीं स्वर्ग की छटा है तो वह भारत में है। मतलब अगर कहीं दुनिया में स्वर्ग है और स्वर्ग की तरह दिखता है तो वो अगर हम चाहे कहाँ पे है तो वो भारत में है। यहाँ की जमीन जो है, पहाड़ और नदियाँ जो है प्राकृतिक खजाने से भरी है। वो आगे कहते हैं प्लेटो और कांट जैसे महान दार्शनिकों के देश यानी यूरोप के लोग भी भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो कहते हैं कि यूरोप के जो देश है वो लोग भारत से बहुत चीज़ सीख सकते हैं। वो अपने भाषण में भारत का बहुत तारीफ करते हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर आप लोग भारत गए होंगे तो आप कलकत्ता, मुंबई और मद्रास ये सब शहर गए होंगे और यही सब शहर के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि भारत की जो असली आत्मा जो है गांव में बसती है। सच्चा भारत जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहर में नहीं बसता, बल्कि सच्चा भारत जो है गांव में बसता है। भारत की असली आत्मा गांव में बसती है। किसानों और मजदूरों के जीवन में ही भारत की प्राचीन संस्कृति और सादगी सुरक्षित। वो आगे कहते हैं कि हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल मैदान है जो कि देखने योग्य है। और अगर कोई मतलब जैसे मान लीजिए भूविज्ञान से मतलब प्रेम करता है तो वो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल मैदान देख ले और उसका अध्ययन करे। अगर कोई वनस्पति विज्ञान से प्रेम करता है और वनस्पति विज्ञान के बारे में जानना चाहता है तो वो हरकस जैसे वैज्ञानिकों के लिए भारत जंगल एक खजाना है। भारत का जो जंगल है एक खजाना है, वहां जाके आप रिसर्च करिए। अगर कोई जंतु विज्ञान से प्रेमी है, जीव जंतु विज्ञान का प्रेमी है, तो वो भी भारत आ सकता है। जैसे हेकल जैसे वैज्ञानिकों के लिए यह अध्ययन का विषय है, मतलब यहाँ आके अध्ययन वो कर सकता है। भारत एक जीता जागता संग्रहालय है। यहाँ जो है कई सारे पुराने पुराने चीज आपको मिल जाएगा। वो अपने भाषण में आगे कहते हैं कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी में 172 दारिस यानी सोने के सिक्के मिले थे। हेस्टिंग्स ने इसे ऐतिहासिक उपहार समझकर ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया था। दुर्भाग्य से कंपनी के मालिकों ने इसे साधारण सोना समझकर गला दिया। अब क्या होता है, खुदाई होता है तो खुदाई में क्या होता है, बहुत सारे सोने के सिक्के मिले थे प्राचीन काल के, पुराने काल के। और वो जो थे सोने के सिक्के गवर्नर जनरल अपने बड़े अधिकारियों को भेज देते हैं। अब वो बड़ा अधिकारी को क्या पता कि ये प्राचीन काल का है, पुराना सिक्का है, इसका महत्व पुराना से ही है, लेकिन वो उतना समझदार नहीं था और वो पूरा सिक्का को गला देता है। वो आगे कहते हैं अज्ञानता के कारण एक ऐतिहासिक धरोहर हमेशा के लिए नष्ट हो गई। मतलब जितना भी यहाँ का धरोहर है बहुत सारे, वो क्या हुआ अज्ञानता के कारण, यानी समझदारी नहीं था, इसीलिए यहाँ का जो धरोहर है वो नष्ट हो गया है। इनका जो प्राचीन पहचान है भारत का वो बहुत सारा जो है नष्ट हो गया है। वो आगे कहते हैं भाषा के बारे में। वो कहते हैं कि संस्कृत जो है भाषाओं की अग्रजा है, यानी बड़ी बहन है। जितना भी ग्रीक शब्द है या फिर लैटिन शब्द है, ये सब का बड़ी बहन कौन है? तो संस्कृत है। और वो आगे कहते हैं
कि ये जो संस्कृत है दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और यह ग्रीक और लैटिन की बड़ी बहन है। एक एग्जाम्पल देके वो समझाते हैं कि संस्कृत में जैसे अग्नि है, इसी प्रकार से इसी शब्द को लैटिन में इग्निस कहा गया है, यानी उसी से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आग। यानी संस्कृत के बिना विश्व इतिहास अधूरा है। वो इतना महत्व देते हैं यहाँ की संस्कृति को और अपने भाषण में वो बोलते हैं। और फिर वो आगे कहते हैं कि अगर आपको शासन और धर्म व्यवस्था सीखना है तो आपको भारत जाना पड़ेगा, वहां जाइए, आपको अच्छा से मिलेगा सीखने को। भारत की ग्राम पंचायत जो है दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी जो लॉ की यानी विधि के छात्र हैं वो वहां जाके इसकी सीख उत्तम तरीके से सीख सकते हैं। फिर वो धर्म के बारे में बोलते हैं कि ब्राह्मण यानी वैदिक धर्म की जन्मभूमि भी भारत ही है, बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भी भारत ही है, पारसी धर्म की शरण स्थली भी भारत ही है। वो बहुत भारत की तारीफ करते हैं और इनकी महत्व को बताते हैं। वो आगे कहते हैं कि भारत की नीति कथाएं सदियों से यूरोप तक यात्रा करती रही है। शेर की खाल में गधा, ये एक उदाहरण देके वो बताते हैं। यह कहानी जो है प्लेटो यानी यूनान की किताबों में है, लेकिन मूल रूप से भारत की थी ये। फिर आगे वो बोलते हैं कि शाहनामा जैसे फिरदौसी की लिखी है कि किससे भी भारतीय कहानियों से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं। मैक्स मूलर जो है भारत में आने वाले युवा अंग्रेज अधिकारियों को नया सिकंदर कहते हैं। जैसे सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, वैसे ही ये अधिकारी भारत को समझने निकले हैं, वो कहते हैं। इन्हें तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान और सहानुभूति से भारत को जीतना होगा। गंगा और सिंधु के मैदानों में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है, वो संबोधन में कहते हैं। वो कहते हैं कि सर विलियम्स जोन्स का सपना जो था 1783 में सर विलियम जोन्स जो है भारत गए थे, उनका आगमन हुआ था। सूर्य सागर में डूब रहा था और वे डेक पर खड़े होकर भारत को देखने के लिए बेचैन थे। हमें भी विलियम जोन्स की तरह भारत को सपनों की दुनिया और महान संस्कृति के रूप में देखना चाहिए, ना कि गुलाम देश के रूप में। मतलब वो कहते हैं कि जिस तरह से सर विलियम जोन्स भारत को एक सपने की तरह देखते थे, उनको लगता था कि कहाँ हम आ गए, सपने की दुनिया में आ गए, उसी तरीका से हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि भारत कितना महान है। तो थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो मैक्स मूलर है, तो मैक्स मूलर जो है जर्मन विद्वान है और ये भारत से प्रेम करते हैं। वहीं पे वारेन हेस्टिंग्स जो है ये गवर्नर जनरल है और ये जो है सिक्के गलाने वाला है। जो सोने का सिक्का था वो इसी के चलते गल गया। और उसके बाद है सर विलियम जोन्स, तो ये जो है एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक है। ये जो सर विलियम जोन्स है वो क्या है, एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक है। ये भारत के जिज्ञासु है, ये भारत को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु थे। उसके बाद है नवागंतुक अधिकारी, यानी जो नए अधिकारी है उसको लेखक ने जो है नया सिकंदर कहा है। अब हम लोग इस चैप्टर के जो है सभी महत्वपूर्ण सवाल वो चलिए देख लेते हैं। तो पहला सवाल दिया गया है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो लिखेंगे, लेखक के अनुसार भारत प्राकृतिक संपदा, विविध ऋतुओं, नदियों, पर्वतों और उपजाऊ भूमि से संपन्न देश है। साथ ही यहाँ की प्राचीन संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों ने इसे विश्व में विशिष्ट स्थान प्रदान किया है, इसलिए वो कहते हैं। अगला सवाल है, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो लिखेंगे, लेखक के अनुसार जो है सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं, क्योंकि वहां जो है भारतीय जीवन की सरलता, परंपरा, रीति रिवाज और सांस्कृतिक मूल्यों का वास्तविक स्वरूप आज भी सुरक्षित है। इसलिए सच्चे दर्शन जो है भारत का वो गांव में ही हो सकता है। अगला सवाल है, भारत को पहचानने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों। तो लिखेंगे, लेखक के अनुसार भारत को सही रूप में
समझने की दृष्टि भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए आवश्यक है। इससे वे भारत की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके ऐतिहासिक महत्व को सही ढंग से समझ सकेंगे। अगला सवाल है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया? तो लिखेंगे, लेखक ने इतिहास, दर्शन, धर्म और संस्कृति में रुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भारत का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राचीन है। अगला सवाल है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? तो लिखेंगे, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ हुई उस घटना का उल्लेख किया है जिसमें भारतीय परंपराओं की उपेक्षा का परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित करना है। ये जो सिक्का गलाया का बात नहीं हुआ था चैप्टर में, वही है ये क्वेश्चन। अगला सवाल है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। तो लिखेंगे आंसर में, लेखक ने बताया है कि भारत ने विश्व को सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। भारतीय संतों और महापुरुषों ने नैतिक आदर्श प्रस्तुत कर विश्व का मार्गदर्शन किया है। अगला सवाल है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? तो लिखेंगे, लेखक ने ऐतिहासिक प्रमाणों और पुरातात्विक खोजों के आधार पर बताया है कि भारत और यूरोप के बीच जो है प्राचीन काल से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित थे, वो कहते हैं। अगला सवाल है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है? तो लिखेंगे, लेखक ने ग्राम पंचायतों को स्वशासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला बताया है। यह ग्रामीण जनता के लिए न्याय और प्रशासन का सशक्त माध्यम रही है। अगला सवाल है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो लिखेंगे, भारत अनेक धर्मों की जन्मभूमि रहा है। यहाँ धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना रही है, जिससे विश्व को आध्यात्मिक दिशा मिली। अगला सवाल है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? तो लिखेंगे, भारत अपनी प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को वर्तमान में भी जीवित रखे हुए हैं। यही परंपराएं भविष्य के निर्माण में भी मार्गदर्शक बनती है। अगला सवाल है, मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषताओं और महत्व को बताया है? तो लिखेंगे, मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति की प्राचीनता, आध्यात्मिक गहराई और वेदों की महत्ता को स्वीकार किया। उन्होंने भारत को विश्व संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना है। अगला सवाल है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? तो लिखेंगे, लेखक के अनुसार वास्तविक इतिहास केवल युद्धों और राजाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि किसी देश की संस्कृति, धर्म और सामाजिक जीवन का विकास है, क्योंकि यही तत्व राष्ट्र की सच्ची पहचान बताते हैं। अगला सवाल है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को क्या लाभ हुए? तो लिखेंगे,
संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य विद्वानों को भाषा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण सहायता मिली। उन्हें यूरोपीय और भारतीय भाषाओं के आपसी संबंधों का ज्ञान हुआ तथा भारतीय साहित्य, दर्शन और संस्कृत की गहराई को समझने का अवसर मिला। अगला सवाल है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया? तो लेखक जो है नवागंतुक अधिकारियों को नए सिकंदर की तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, अर्थात वे भारत को बल से नहीं बल्कि ज्ञान, समझ और संस्कृति के माध्यम से जीतने का सपना देखने को कहते हैं। अगला सवाल है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? तो लिखेंगे, लेखक ने नया सिकंदर उस व्यक्ति को कहा है जो भारत को ज्ञान और संस्कृति के माध्यम से जीतना चाहता है। यह कहना उचित है क्योंकि वास्तविक विजय बल से नहीं बल्कि ज्ञान और समझ से होती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप इसका ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हो।